और आज के इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। हमारा जो प्रीवियस वीडियो था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में, उसमें हमने फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ा, फैराडेज एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा और हमने देखा कि लेंजेस लॉ क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग एक प्रॉब्लम लेंगे, फिर हम लोग इस जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसको फिर हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो हमारे पास क्या है ना कि हमारे पास एक कंडक्टर है, ये आपका कंडक्टर है और इस कंडक्टर में सपोज ये करंट जा रहा है आई, क्लियर, और इसके बगल में एक कॉइल रखा हुआ है, क्लियर, ये आपका कॉइल। तो ये आपका कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल है, नाम कर सकते हैं इसका ए बी या सी, और ये आपका डी, और ये आपका है करंट कैरिंग कंडक्टर। ये आपका क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर, क्लियर। अब हमें क्या करना है, फाइंड करना है, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ induced current in coil ABCD if current I in state conductor, this conductor, state conductor is number 1 increasing, number 2 decreasing, and third constant, क्लियर है। तो ये हमारा एक प्रॉब्लम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। तो बेसिकली हम लोग को लेंजेस लॉ यहाँ पे अप्लाई करना है और लेंजेस लॉ अप्लाई करके हमके डायरेक्शन फाइंड करना है, क्योंकि लेंजेस लॉ हमको बताता है कि किसी भी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट का डायरेक्शन क्या होता है। तो हमारे पास एक स्टेट कंडक्टर है, ये आपका स्टेट कंडक्टर है और ये स्टेट कंडक्टर करंट को कैरी कर रहा है आई। तो ये क्या करेगा, हम लोग जानते हैं कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस करता है अपने सराउंडिंग में। तो इसके मैग्नेटिक फील्ड में एक कॉइल रखा हुआ है, क्लियर। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड जो एक कॉइल के साथ लिंक है या जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक है टाइम के साथ अगर चेंज करेगा तो मैं बोलूंगा इसमें इंड्यूस ईएमएफ होगा और करंट भी होगा। क्योंकि ये क्लोज सर्किट है तो करंट क्या करेगा, इस क्लोज पाथ में दौड़ेगा। तो मुझे करंट का डायरेक्शन फाइंड करना है। ये 3 केसेस दिए हुए कि अगर इस वायर में करंट इंक्रीज कर रहा है तो इसमें इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या होगा, करंट अगर डिक्रीज कर रहा है तो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या होगा, और अगर इस कंडक्टर में, स्टेट कंडक्टर में कांस्टेंट करंट जा रहा है तो जो आपका करंट इंड्यूस हुआ है उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो हम लोग ट्राई करते हैं। सबसे पहले अगर करंट इंक्रीज कर रहा है और करंट इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है, अगर ये करंट का डायरेक्शन है और अगर करंट इंक्रीज कर रहा है तो हम लोग देखेंगे कि ये जो आपका कॉइल जो इस प्लेन में रखा हुआ है, तो इसके जो जिस प्लेन में रखा हुआ है वो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, किस डायरेक्शन में होगा। तो हम लोग जानते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल, ये करंट का डायरेक्शन है। ये फिंगर्स को मैं इधर लेके गया, फिंगर्स को जब कर्ल करेंगे किधर जा रहा है, अंदर की तरफ। इसका मतलब ये जो कंडक्टर रखा हुआ है वो किस मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, एक ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है जिसका डायरेक्शन क्या है, अंदर की तरफ, इनवर्ड, परपेंडिकुलर टू दिस बोर्ड एंड गोइंग इनवर्ड। और अगर करंट चेंज कर रहा है तो ये जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स इसके साथ लिंक होगा या जो मैग्नेटिक फील्ड बी होगा वो भी क्या करेगा, टाइम के साथ चेंज करेगा। तो उसमें क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब यहाँ पे क्या है ना, लेंजेस लॉ क्या बताता है, लेंजेस लॉ बताता है कि ईएमएफ जो इंड्यूस हुआ है उसका डायरेक्शन कुछ इस तरह होना चाहिए, या जो किसी भी कॉइल या कंडक्टर में जो इंड्यूस्ड करंट हुआ है उसका डायरेक्शन कुछ इस तरह होना चाहिए कि जिसके कारण ये प्रोड्यूस हुआ है उसको क्या करना चाहिए, अपोज करना चाहिए। तो आप देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है और ये इंक्रीज करेगा अगर करंट इंक्रीज करेगा। तो इस कॉइल में करंट इस डायरेक्शन में दौड़ना चाहिए कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड आपका हुआ है उसको क्या करना चाहिए, अपोज करना चाहिए। तो अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, अगर इस कॉइल में एबीसीडी में अगर एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा,
मैग्नेटिक फील्ड आएगा बाहर। लेकिन इसी कॉइल में अगर करंट किधर जाएगा, क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक फील्ड का क्या जाएगा, डायरेक्शन अंदर। तो इसके कारण अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड तो बढ़ जाएगा, क्योंकि इस कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, और इस कॉइल में जो करंट इंड्यूस हुआ उसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगा, तो अपोज नहीं कर पा रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है। इसके लिए इस कॉइल में जो करंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। ये रूल है, अगर करंट के डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल करें कॉइल के कारण तो थंब बताता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। इसका मतलब ये जो आपका दिया हुआ है इसमें जो करंट होना चाहिए वो कैसे होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है? तो करंट जब इंक्रीज करेगा तो करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। अब नंबर 2 है क्या, करंट क्या कर रहा है, डिक्रीज। जब करंट डिक्रीज करेगा, अभी ऊपर की तरफ जा रहा था, करंट इंक्रीज हो रहा था, तो करंट जब डिक्रीज होगा तो करंट जहां से आ रहा था उधर फिर वापस लौट के जाएगा। क्लियर है ना? तो वापस वहीं पे जब लौट के जाएगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जब करंट डिक्रीज कर जाएगा तो मैं ले लूंगा करंट का डायरेक्शन रिवर्स, क्योंकि वापस करंट आएगा जहां से आ रहा था। तो करंट डिक्रीज कर गया तो करंट का डायरेक्शन अगर रिवर्स हो जाएगा तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, पहले हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करेंगे इस करंट के कारण, और करंट जब डिक्रीज करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो ये करंट का डायरेक्शन है, थंब के डायरेक्शन में हम लोग करंट के डायरेक्शन में रखेंगे थंब को, और ये फिंगर्स को इधर ले जाते हैं। कर्ल अगर करेंगे तो थंब किधर आ रहा है, ये फिंगर्स किधर आ रहा है, बाहर की तरफ। इसका मतलब इस करंट के कारण यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, बाहर की तरफ। इसलिए मैं इसको डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड बी। अब ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, टाइम के साथ क्या करेगा, चेंज, क्योंकि करंट चेंज कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट लॉन्ग कंडक्टर करंट का फंक्शन होता है, करंट के साथ इंक्रीज करेगा और करंट के साथ क्या करेगा, डिक्रीज। इनफैक्ट किसी भी स्ट्रेट कंडक्टर के कारण ये फॉर्मूला होता है म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई बाय डिस्टेंस ए साइन ऑफ थीटा 1 प्लस साइन ऑफ थीटा 2 होता है, जहाँ पे थीटा 1 और थीटा 2 जो कंडक्टर्स के एक्सट्रीम एंड्स हैं वो कितना एंगल बना रहे हैं उस पॉइंट पे जहां पे आपको कैलकुलेट करना है। उतना हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, सिंपल हम लोग देखेंगे करंट क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की तरफ आ रहा है। तो ये जो आपका करंट है, सॉरी ये जो आपका कॉइल है, इसमें करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरह होना चाहिए कि इसको क्या करना चाहिए, अपोज। तो देखो अगर क्लॉकवाइज जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड इसका किधर होगा, अंदर। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड बाहर करंट के कारण, इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, अंदर। तो यहाँ पे जो आपका होना चाहिए डायरेक्शन वो क्या होना चाहिए, क्लॉकवाइज। क्लियर है? और लास्ट में देखते हैं कांस्टेंट। अगर करंट कांस्टेंट हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो मैं बोलूंगा कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं चेंज करेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स जो इसके साथ लिंक होगा वो टाइम के साथ चेंज करेगा ही नहीं, तो कोई भी इंड्यूस ईएमएफ नहीं होगा। तो इस केस में आपका हो जाएगा, इस केस में हो जाएगा, इस केस में कोई इंड्यूस करंट होगा ही नहीं, तो डायरेक्शन फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये था प्रॉब्लम बेस्ड अपॉन लेंजेस लॉ। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे हमारा जो डिस्कशन होगा वो हम लोग देखेंगे कि किसी भी कॉइल या कंडक्टर में हम लोग कितने तरीके से ईएमएफ को चेंज करवा सकते हैं, या ईएमएफ को या करंट को इंड्यूस करा सकते हैं। तो हमारा जो बेसिक फॉर्मूला है ये है हमारा फॉर्मूला ईएमएफ का। क्लियर है? E इज इक्वल टू माइनस एन दे सकते हैं और डी फाई बाय डी टी। अब जैसे हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन किया था, यहाँ पे डी फाई है चेंज इन फ्लक्स, डी टी है आपका चेंज इन टाइम, वेरी स्मॉल चेंज। तो जिस यहाँ पे फाई जो है मैग्नेटिक फ्लक्स, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स को भी डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर है? मैग्नेट चूंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो होता है ई डॉट एस या ई डॉट ए, वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स होगा बी डॉट ए। ओके, एनालॉगस मतलब ई के सिमिलर आपका टर्म जो होता है मैग्नेटिक फील्ड में होता है बी, और ये आपका होगा ए, बी डॉट ए। डॉट प्रोडक्ट हम लोग लेते हैं टू वेक्टर्स का, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन और एरिया वेक्टर। तो स्केलर देगा इसलिए हम लोग डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, और डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है एक वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन के लॉन्ग में। बी ए कॉस थीटा भी लिख सकते हो इसको। ओके, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, तो बी डॉट ए इज इक्वल टू जाएगा बी ए कॉस थीटा। बी है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, ए है आपका एरिया ऑफ कॉइल,
या कंडक्टर, और कॉस ऑफ थीटा, थीटा है एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। जैसे मैं मान लेता हूं एक कॉइल है, कोई भी कॉइल ले लो, जैसे ये मैंने एक कॉइल लिया, क्लियर है? तो एरिया वेक्टर इसका क्या होगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर, जो इसका प्लेन है कॉइल का उसके परपेंडिकुलर। सपोज मैंने ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, क्लियर है? ये है एरिया वेक्टर ए इंटू एन कैप, क्लियर है ना? और सपोज मैं मान लेता हूं जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, क्लियर है ना? ये आपका है बी का डायरेक्शन, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स जो हम लोग निकालेंगे वो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया का प्रोडक्ट। लेकिन हम लोग को वो प्रोडक्ट लेना है, या तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को एरिया के डायरेक्शन में ले लें या एरिया को ले लें मैग्नेटिक फील्ड में। प्रोजेक्शन डॉट प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन और एरिया दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। अगर हमको डॉट प्रोडक्ट लेना है, जस्ट 1 मिनट, अगर मुझे डॉट प्रोडक्ट लेना है किसका, बी और ए का, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में ले जाना पड़ेगा। तो अगर ए को बी के डायरेक्शन में ले जाएंगे तो ए cos थीटा आ जाएगा, ए cos थीटा विल बी द कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ बी, तो ए cos थीटा इनटू बी हो जाएगा। और अगर बी को हम लोग ए के डायरेक्शन में ले जाएं तो बी इंटू बी cos थीटा हो जाएगा इनटू ए। इसका मतलब बी ए cos थीटा आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है, जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन किए थे, क्लियर? अब यहाँ पे देखो, इंड्यूस्ड ईएमएफ तभी होगा जब फ्लक्स क्या करेगा, चेंज करेगा, और फ्लक्स 3 फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, बी, ए और थीटा। तो E का वैल्यू हो जाएगा -n इंटू डी अपॉन डी टी। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, फ्लक्स का फॉर्मूला है P इंटू ए इंटू कॉस ऑफ थीटा, क्लियर? तो इसका मतलब है डी अपॉन डी टी। डिफरेंशिएशन के अंदर में देखो कि कितने टर्म्स हैं, बी, ए और ये थीटा, ये तीनों में किसी एक को अगर मैं चेंज कर लूं तो मैं बोलूंगा ये जो है डी अपॉन डी टी टाइम के साथ चेंज करेगा, कोई भी एक चेंज करे तो ये जो डिफरेंशिएशन होगा वो जीरो नहीं होगा। तो या तो मैं मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दूं, या तो मैं एरिया को चेंज कर दूं, या मैं थीटा को चेंज कर दूं, किसी एक को मैं चेंज करूंगा तो ये डिफरेंशिएशन जीरो नहीं होगा, क्योंकि ये वेरिएबल टर्म हो जाएगा एज अ होल, और वेरिएबल का तो डिफरेंशिएशन जीरो नहीं होता है, इसका मतलब ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो कितने तरीके हैं किसी भी कॉइल या कंडक्टर में ईएमएफ को इंड्यूस कराने के, there are 3 ways, there are 3 ways to induce EMF, clear? To induce EMF in a coil or conductor, clear है? सबसे पहला है आप B को चेंज करो by changing magnetic field induction B, ओके? बी को आप चेंज कराओ, बाकी टर्म को क्या रखो, कांस्टेंट। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे मेरे पास एक कॉइल है, जैसे ये आपका कॉइल है, क्लियर है? ये आपका कॉइल है, सपोज ये कॉइल रखा हुआ एक मैग्नेटिक फील्ड में, किसी के मैग्नेटिक फील्ड में मैं मान लेता हूं, क्लियर? ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, अभी ये मैग्नेटिक फील्ड में मान लेता हूं कांस्टेंट, क्लियर है? बी मान लेते किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण बी है। अगर ये जो मैग्नेटिक फील्ड बी को इसके साथ जो लिंक है वो चेंज करा दो तो आपका क्या हो जाएगा, इस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो पहला तरीका है बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। तो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को मैं अगर इंडक्शन को चेंज करूं तो ए और कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो इस केस में हमारा जो इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा -n, ए कॉस थीटा को बाहर कर दो तो अंदर में सिर्फ क्या बचेगा, dB/dt। तो ये हुआ पहला तरीका किसी भी कॉइल या कंडक्टर में ईएमएफ को इंड्यूस कराने का, ये हुआ फर्स्ट वे। तो फर्स्ट वे है बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन लिंक्ड विथ अ कॉइल और कंडक्टर वी कैन इंड्यूस ईएमएफ इन अ कॉइल। फिर से मैं बताता हूं इस सीरीज से, फ्रॉम फैराडेज लॉ हमने ईएमएफ इंड्यूस का फॉर्मूला ले आया था, E = -n d∅/dt, d∅ change in flux, dt change in time, rate of change of flux with respect to time. Now this magnetic flux we can define in terms of magnetic field induction and area vector. So basically magnetic flux is the dot product of B and A, BA cos theta. जैसे हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वैसे ही हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफाइन कर सकते हैं। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस
पासिंग थ्रू अ सरफेस नॉर्मली इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स, और यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया। क्लियर है ना? मैग्नेटिक फ्लक्स को एक हम लोग तरीका है ना, हमारे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, क्लियर है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसको हम लोग तीन तरीके से, मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन थ्री फैक्टर्स, बी ए कॉस थीटा। तो अगर यहाँ पे फ्लक्स को यहाँ पे मैं रख दूं बी ए कॉस थीटा, तो देयर आर थ्री वेज टू चेंज दिस फ्लक्स। फ्लक्स डिपेंड अपॉन थ्री फैक्टर्स। ओके, फ्लक्स कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग आइदर बाय बी ए और कॉस थीटा। उसी तरह मैं बोल सकता हूँ कि ईएमएफ इंड्यूस भी तीन तरीके से हम लोग करवा सकते हैं, क्योंकि फ्लक्स थ्री फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, और किसी में से भी एक भी अगर चेंज कर जाएगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। पहला तरीका है बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। दूसरा तरीका हम लोग देखेंगे बाय चेंजिंग एरिया। ओके, जैसे यही कॉइल है और हमने इसको सेकंड में लेता हूं, सेकंड जो है वो है बाय चेंजिंग, जस्ट 1 मिनट, बाय चेंजिंग एरिया। ओके, बाय चेंजिंग इफेक्टिव एरिया बोल सकते कॉइल का, इफेक्टिव एरिया ऑफ कॉइल और कंडक्टर जो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। जैसे मैं देखता हूं ये है, ओके, क्लियर, बहुत सारे तरीके हैं। जैसे पहला तरीका मैं बोल रहा हूं कि ये आपका यूनिफॉर्म या कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें रखा हुआ है एक कॉइल। क्लियर है? अब अभी आप देख सकते हो ये कॉइल का टोटल एरिया किसमें रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड में। तो इसका इफेक्टिव एरिया भी सपोज मैं मान लेता हूं ए है, लेकिन इसी कॉइल का अगर मैं ऐसे करके रखता हूं, जस्ट देखो, हाफ अंदर हाफ बाहर, तो इसका इफेक्टिव एरिया जो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है वो हो जाएगा a/2। क्लियर है? इस केस में यहाँ देखो, अगर मैं हाफ को बाहर कर दूं और हाफ को अंदर में कर दूं तो मैं बोलूंगा इसको, इसका इफेक्टिव एरिया है वो अब क्या है, हाफ ही है। या दूसरा तरीका मैं बोल सकता हूँ, ये हमने क्या किया, इसका शेप को चेंज कर दिया। ये जो आपका कॉइल है इसको मैंने थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करके इलोंगेट कर दिया। जब इलोंगेट कर देंगे तो मुझे कुछ इस तरह दिखेगा कॉइल, सेम कॉइल है, सेम मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, लेकिन एरिया इसका क्या कर गया है, एरिया इसका कर गया है चेंज। मैं मान लेता हूं अब ये कॉइल कुछ इस तरह तुम्हारा बन गया। तो इफेक्टिव एरिया या तो इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज कर गया। तो बाय चेंजिंग द एरिया आल्सो वी कैन इंड्यूस ईएमएफ इन अ कॉइल। तो हमारे पास एक्सप्रेशन जो हो जाएगा, यहाँ पे आपका एरिया अब क्या हो गया, वेरिएबल, तो बी और ए को बाहर कर दो तो मेरे पास आ जाएगा -n इंटू बी इंटू कॉस थीटा, और ये हो गया डी ए अपॉन डी टी। ये आपका आएगा सेकंड केस में। और थर्ड है थीटा। थीटा हम लोग बोलते हैं रिलेटिव पोजीशन। यहाँ पे रिलेटिव पोजीशन है मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर का, या आप बोल सकते हो रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल और कंडक्टर प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। अब कॉइल को कैसे रखे हो, क्लियर है? अगर आप कॉइल के ओरिएंटेशन को चेंज कर दोगे जो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ था तो एंगल चेंज करेगा। जैसे मैं मान लेता हूं ये आपका कॉइल का प्लेन है और मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह जा रहा है, क्लियर है? अभी इसके बीच में मान लेता हूं 90 डिग्री। अगर मैं ओरिएंटेशन चेंज कर दूं कॉइल का, मैं कॉइल को ऐसे कर दिया और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, एंगल तो चेंज कर गया। फिर मैं कॉइल को ऐसे कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड सेम रखा हूं। तो इस तरह चेंज करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ईएमएफ को इंड्यूस करा सकते हैं। तो हमारा जो थर्ड वे है टू इंड्यूस ईएमएफ इन अ कॉइल और कंडक्टर, वो है बाय चेंजिंग द ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल। इसका मतलब थीटा चेंज करेगा तो कॉस थीटा भी चेंज करेगा। तो थर्ड है बाय चेंजिंग द ओरिएंटेशन। ओके, बाय चेंजिंग द ओरिएंटेशन ऑफ कॉइल placed in a magnetic field, placed in a magnetic field। क्लियर है? तो आपके पास इंड्यूस ईएमएफ का जो फॉर्मूला आ जाएगा वो आएगा -n d अपॉन डी टी। फ्लक्स का जो फॉर्मूला है वो है b इंटू ए इंटू कॉस थीटा। तो थीटा चेंज करा है तो कॉस थीटा चेंज करेगा, b और a कांस्टेंट है बाहर आ जाएंगे, n इंटू बी इंटू ए d अपॉन डी टी ऑफ कॉस थीटा। क्लियर है? अब कॉस थीटा का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है माइनस साइन थीटा, लेकिन यहाँ पे हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो फिर से हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी। कॉस का वैल्यू लिखते हैं तो ई इज इक्वल टू हो जाएगा -n
इंटू बी इंटू ए, डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, बट वी आर डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यहाँ अलग अलग वेरिएबल है, तो ये हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा एन इंटू बी इंटू ए, ये आपका हो जाएगा साइन ऑफ थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी, ये आपका इंड्यूस ईएमएफ का डायरेक्शन है। क्लियर? अब ये थीटा को अगर मैं मान लेता हूँ ये आपका कॉइल है, और कॉइल को मैं कांस्टेंट एंगुलर स्पीड के साथ क्या करा रहा हूँ, रोटेट, तो ये थीटा को कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा के टर्म में लिख सकते हैं और टाइम के टर्म में। जैसे मैं मान लेता हूँ कि मैं रोटेट करा रहा हूँ, 0 डिग्री से मैंने स्टार्ट किया कॉइल को रोटेट कराना, फिर मैंने 90 डिग्री ले गया, फिर 180, 270, 360 लाइक ऐसे मैं कर रहा हूँ। क्लियर? रोटेट करा रहा हूँ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड के साथ, ओमेगा के साथ। सपोज मैं मान लेता हूँ ये अभी इसका ओरिएंटेशन, क्लियर है, कॉइल का। आफ्टर टाइम टी मैं मान लेता हूँ ये न्यू पोजीशन आ गया कॉइल का, तो कितना एंगल ये कवर किया, ये एंगल कवर किया थीटा, कितने टाइम में, टी टाइम में, टी इज इक्वल टू 0 पे ये इसका पोजीशन था, और टाइम टी के बाद ये इसका न्यू पोजीशन आ गया कॉइल का, तो थीटा एंगल कवर किया, तो एंगुलर स्पीड क्या होगा, एंगल कवर बाय टाइम थीटा बाय टी, और थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू टी। इसी को अगर डिफरेंशियल फॉर्म में रखें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी थीटा बाय डी टी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला को और भी हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई, एन इंटू बी इंटू ए, और डी थीटा अपॉन डी टी को हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा, और थीटा को रिप्लेस कर सकते हैं ओमेगा टी साइन ऑफ ओमेगा टी। क्लियर? ये आपका एक्सप्रेशन है, और ओमेगा यहाँ पे क्या है, एंगुलर स्पीड। तो एन इंटू बी इंटू ए ओमेगा, और यहाँ पे साइन ऑफ ओमेगा टी है, साइन ऑफ ओमेगा टी, साइन थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो क्या होता है 1, इसका मतलब ई का जो मैक्सिमम वैल्यू अगर फाइंड करना है तो जब साइन मैक्सिमम होगा तो ई भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो साइन का अगर मैक्सिमम वैल्यू ले लेंगे तो ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू, और ई मैक्सिमम को हम लोग ई नॉट से लिख सकते हैं, और ये कितना होगा 1 इंटू एन इंटू बी इंटू ए ओमेगा, सो एन इंटू बी इंटू ए ओमेगा ये हो जाएगा। इसका मतलब एन इंटू बी इंटू ए ओमेगा को ई नॉट से भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पिक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू। तो ई इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा ई नॉट, ये टर्म के बदले, और साइन ऑफ ओमेगा टी। करंट भी निकाल सकते हैं, करंट इज इक्वल टू होता है ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस। क्लियर है? तो हमारा ये 3 मेथड्स कंप्लीट हो गया, 3 मेथड्स ऑफ इंड्यूसिंग ईएमएफ इन अ कॉइल और कंडक्टर, तो हमने भी देख लिया। अब हम लोग आगे चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट डिस्कशन है वो है मोशनल ईएमएफ। क्लियर है? मोशनल ईएमएफ बहुत ही आसान है, ये मोशनल ईएमएफ, इसमें कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है मुझे। सबसे पहले क्या है ना, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। मोशनल ईएमएफ हम लोग देखते हैं, जस्ट फॉर अ मिनट। मोशनल ईएमएफ हम लोग देखेंगे क्या है। क्लियर? मोशनल ईएमएफ नाम से पता चल रहा है, मोशन ऑफ अ कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? तो कोई भी अगर कंडक्टर होता है, अगर मैंने कोई कंडक्टर लिया, जैसे ये आपका कंडक्टर है, देखो यहाँ पे आराम से देखो, ये अगर कंडक्टर, मैंने बड़ा से ड्रॉ कर रहा हूं, समझने की कोशिश करो। ये आपका कंडक्टर है ए बी। क्लियर है? अब इस कंडक्टर को मैं मूव करा रहा हूं, अभी मैं सपोज मैं मान लेता हूं ट्रांसलेशनल मोशन दे रहा हूं। ये कंडक्टर रखा हुआ है एक मैग्नेटिक फील्ड में, सपोज ये देखो, ये आपका कंडक्टर रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में। ये मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, क्रॉस सिंबल बता रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूं ना, इस कंडक्टर को मैं कुछ स्पीड दे दिया, ये मैं मान लेता हूं स्पीड v, कांस्टेंट स्पीड भी मैं रख रहा हूं, या स्पीड एट एनी इंस्टेंट में v ले लिया। तो मैं क्या बोलूंगा, ये जो कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स भी मूव करेंगे, किसमें मूव करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बी में। अब हम लोग जानते हैं कि जब कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर क्या लगता है, फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। और मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू क्या होता है, F इज इक्वल टू होता है Q इंटू V क्रॉस D, ये आपका होता है। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन की मैं बात करता हूं, इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं बेसिकली, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखो ये आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, सारे इलेक्ट्रॉन्स, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखो
अब इस पे फोर्स लगेगा, अब देखते हैं फोर्स किधर लगता है। देखो ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो कि कंडक्टर मूव कर रहा है, तो इस कंडक्टर के साथ सारे इलेक्ट्रॉन्स भी क्या करेंगे, मूव करेंगे, और ये सारे इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा Q इंटू वी क्रॉस बी। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन पे सिर्फ फोर्स निकालना चाहूं तो मेरे पास हो जाएगा F इज इक्वल टू वेक्टर फॉर्म में, चार्ज होता है माइनस E, यहाँ पे हो जाएगा V क्रॉस B। तो मैग्नेटिक फोर्स लगा लिया। अब डायरेक्शन क्या होगा मैग्नेटिक फोर्स का, लेफ्ट हैंड थंब रूल अप्लाई करेंगे, लेफ्ट हैंड रूल सॉरी, सेंट्रल फिंगर, क्लियर है, फोर फिंगर, थंब। थंब बताता है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल या मोशन ऑफ फोर्स आप बता सकते हो जिसके कारण मूव कर रहा है। फोर फिंगर फील्ड, तो ये जो आपका सेंट्रल फिंगर है वो बताएगा चार्ज का डायरेक्शन या सॉरी करंट का डायरेक्शन। यहाँ पे देखो फोर फिंगर फील्ड के डायरेक्शन में, थंब, थंब किधर जा रहा है, थंब बता रहा है मोशन ऑफ कंडक्टर टुवर्ड्स द राइट। सेंट्रल फिंगर क्या बता रहा है, सेंट्रल फिंगर बता रहा है आपका करंट का डायरेक्शन। सेंट्रल फिंगर आपका बता रहा है करंट का डायरेक्शन। करंट का डायरेक्शन किधर है, ए से बी। करंट का डायरेक्शन क्या है, ए से बी। तो आपका जो इलेक्ट्रॉन्स होगा वो किधर मूव करेगा, बी टू ए। फिर से देखो, अभी हमने क्या बताया कि चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर फोर्स लगता है। अब इस फोर्स के कारण देखेंगे ये इलेक्ट्रॉन्स किधर मूव करेगा, क्लियर है। अब देखो इधर आपका मूव कर रहा है, ये मोशन ऑफ कंडक्टर है, आई एल क्रॉस बी भी लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका मोशन ऑफ कंडक्टर है तो थंब बताएगा मोशन ऑफ कंडक्टर। फोर फिंगर फील्ड, फील्ड अंदर जा रहा है, ये आपका थंब टुवर्ड्स द राइट, मोशन ऑफ कंडक्टर। सेंट्रल फिंगर बताएगा मोशन ऑफ द चार्ज, चार्ज अब किधर मूव कर रहा है। करंट आप बता सकते हो, सेंट्रल फिंगर मींस करंट, तो करंट किधर जा रहा है, देखो करंट जा रहा है ऊपर से नीचे। इसका मतलब ए आपका हो गया पॉजिटिव टर्मिनल और बी क्या हो गया, नेगेटिव टर्मिनल। तो आपका इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा जस्ट उल्टा, ये पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा ना, तो ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट का डायरेक्शन है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। क्योंकि एक साइड आपका हो जाएगा पॉजिटिव ये कंडक्टर, दूसरे साइड क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ईएमएफ इंड्यूस हो गया है और इसके कारण क्या करेगा, ये चार्ज पार्टिकल, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड अब आ गया इसके कारण ये नीचे से ऊपर जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा, ये आपका मैग्नेटिक फोर्स आ गया और आपका इलेक्ट्रिक फोर्स भी निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स का होता है Q इंटू ई। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है माइनस ई और इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लेता हूँ ई। नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स निकाल सकते हैं, ये आपका मैग्नेटिक फोर्स, ये आपका इलेक्ट्रिक फोर्स। नेट फोर्स हम लोग निकाल सकते हैं, नेट फोर्स इज इक्वल टू एफ ई प्लस एफ एम। एफ ई कितना है, माइनस ई इंटू कैपिटल ई, एफ एम कितना है, माइनस ई इंटू वी क्रॉस बी। इक्विलिब्रियम में अगर नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स क्या है, जीरो, तो हम लोग ये आप निकाल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे देखो तो मेरे पास कितना आएगा, माइनस ई, ओके, प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस ई इंटू वी क्रॉस बी इक्वल्स टू जीरो। क्लियर है। इसी को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते जाते हैं। अगर सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा, ये नेगेटिव को राइट साइड में ले जाओ तो माइनस ई इंटू कैपिटल ई इज इक्वल टू ई इंटू वी क्रॉस बी। अब ई बोथ साइड क्या हो जाएगा, कैंसल, और ये माइनस को उधर ले जाओ तो ई इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, आपके पास हो जाएगा वी क्रॉस बी। क्लियर है। डॉट प्रोडक्ट बोथ साइड लेते हैं डीएल, डीएल के साथ अगर एक छोटा में कंडक्टर का एक छोटा सा लेंथ ले लिया डीएल तो ये हो जाएगा ई डॉट डीएल इक्वल्स टू वी क्रॉस बी डॉट डीएल। बोथ साइड अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ई डॉट डीएल इक्वल्स टू वी क्रॉस बी डॉट डीएल इंटीग्रेशन। ओके, ना बता ई डॉट डीएल क्या होता है। ई डॉट डीएल क्या होता है, हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का रिलेशनशिप, ई इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। अगर लेंथ में लेता हूं डीएल तो ई इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास माइनस डी वी अपॉन डीएल। तो डीवी अगर नेगेटिव साइन, उधर में सिर्फ नेगेटिव की अगर मैं बात करता हूँ या माइनस साइन हो जाएगा तो डीवी इज इक्वल टू हो जाएगा
माइनस ई इंटू डी एल। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है तो इंटीग्रेशन डी वी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ई इंटू डी एल, ई क्रॉस डी एल डॉट डी एल बेसिकली। क्लियर है? तो ई डॉट डी एल बेसिकली आपका क्या बता रहा है? ई डॉट डी एल बेसिकली बता रहा है डीवी इंटीग्रेशन यानी पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब ये बताएगा आपका ईएमएफ। क्लियर है? तो ईएमएफ आपके पास कितना आएगा? ईएमएफ आपके पास आएगा V क्रॉस B डॉट डीएल। सब एक दूसरे के क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर। हमेशा याद रखना V और B एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और DL भी उस पे क्या है? परपेंडिकुलर। V, B एंड DL दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये तीनों। तो ये आपका मोशनल ईएमएफ का एक्सप्रेशन हो गया। एक्चुअल एक्सप्रेशन ये है मोशनल ईएमएफ का। क्लियर है? और यहां से हम लोग कोई भी एक्सप्रेशन को फाइंड कर सकते हैं मोशनल ईएमएफ के केस में। ओके, तो ये हमारा था मोशनल ईएमएफ। अब हम लोग देखते हैं मोशनल ईएमएफ के कुछ डेरिवेशंस देखेंगे, एक्सप्रेशंस देखेंगे, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमने मोशनल ईएमएफ का एक्सप्रेशन देख लिया। कितना आएगा मोशनल ईएमएफ? मोशनल ईएमएफ, मोशन ऑफ अ कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, अभी निकालें। ये आपका आएगा E डॉट डी एल माइनस ई डॉट डी एल बेसिकली आएगा और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन V क्रॉस B डॉट डी एल, जहाँ पे डी एल वेरी स्मॉल लेंथ ऑफ कंडक्टर है। एक कंडक्टर को आपने मूव कराया मैग्नेटिक फील्ड B में, कितने स्पीड के साथ? V के साथ। ओमेगा के भी टर्म में रख सकते हो, V इज इक्वल टू ओमेगा। तो ये मोशनल ईएमएफ का एक्सप्रेशन हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं ना, देखते हैं मोशनल ईएमएफ का एक्सप्रेशन बहुत आसानी से निकाल सकते हैं आप। अब देखो मेरे पास क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड देखो, क्लियर है? कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली हम लोग निकाल सकते हैं। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड में सपोज एक कंडक्टर रखा हुआ है, ये आपका कंडक्टर रखा हुआ है, दे लो ये कंडक्टर, हमने ले लिया एक कंडक्टर है। क्लियर है? ये आपका कंडक्टर है। क्लियर है? इसका लेंथ मैं मान लेता हूं L, ये आपका लेंथ L। देखो ये आपका जो लेंथ L है ऑब्वियसली है, ये लेंथ अगर इस डायरेक्शन में ले लूं, A से B लूं या B से A लूं, ऊपर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड अंदर इसके परपेंडिकुलर है। और मैग्नेटिक फील्ड सपोज इसको मैं स्पीड इधर दे रहा हूं, ओके, इसका स्पीड V है। क्लियर है? देखो ये V है, लेंथ ऑफ कंडक्टर है L और ये मैग्नेटिक फील्ड B में जा रहा है। डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हो ये फॉर्मूला, V क्रॉस B डॉट DL, V क्रॉस B डॉट DL। देखो V और B क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। V आपका इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर 90, तो V क्रॉस B ये हो जाएगा V इंटू B इंटू साइन ऑफ थीटा साइन 90 इज इक्वल टू 1। तो अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे या फिर जो भी डायरेक्शन लेंगे, V इंटू B इंटू साइन 90, साइन 90 अगर मैं देखो V ऐसे जा रहा है और B मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। देखो ये आपका V है, ये आपका वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड अंदर। अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट लूं तो किधर आएगा मेरा आएगा नीचे की तरफ। इस पॉइंट को अगर देखो V क्रॉस B डॉट DL इज इक्वल टू होता है इंड्यूस CMF। इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो इसको जब हम लोग अप्लाई करेंगे, देखो वेलोसिटी राइट की तरफ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर। एक्सिस अगर तुम ड्रॉ कर लो, देख लो यहाँ पे मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका जेड एक्सिस, उधर होगा नेगेटिव जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अंदर में आपका क्या है? वेलोसिटी आई कैप। और मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है? अंदर। मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, इसका मतलब क्या है? माइनस ऑफ के कैप है ना। अंदर की तरफ क्या होगा? माइनस के कैप। बाहर की तरफ अगर जेड कैप है तो अंदर की तरफ क्या होगा? माइनस के कैप। अगर इसका मैं ये क्रॉस प्रोडक्ट देखो, अगर एंटी कैसे जा रहे हैं, मैं क्लॉक वाइज साइड मेरे ख्याल से, या नहीं एंटी क्लॉक वाइज जा रहे हैं, तो आई क्रॉस के क्या होगा? दो को हम लोग जब लेते हैं तो जे होता है, माइनस आने तो माइनस जे कैप हो जाएगा। माइनस जे कैप मतलब इस डायरेक्शन में आपका आएगा माइनस जे कैप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है? और लेंथ अगर मैं इस डायरेक्शन में लूं, फिर अगर आप डॉट प्रोडक्ट लोगे इसके साथ, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा, पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल या एंटी पैरेलल। कॉस 180 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है? -1।
तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो v क्रॉस b जो भी वेक्टर आया, सपोज v क्रॉस b आपका आया vb, ओके, साइन ऑफ 90 इज इक्वल टू 1 और ये आया माइनस j डॉट dl। dl देखो ऊपर की तरफ अगर लोगे, क्या लोगे, ऊपर की तरफ लोगे, एक दूसरे के अपोजिट है मेरे ख्याल से, तो लेंथ है आपका l, ऊपर की तरफ मैंने लिया j का, j डॉट j इज इक्वल टू 1 होता है, तो ये हो जाएगा b इंटू v इंटू एल। क्लियर है, v इंटू b इंटू एल मैग्नीट्यूड के लिए, यानी b l v आ जाएगा। दूसरा तरीका भी मैं बता सकता हूँ इंड्यूस्ड ईएमएफ का फाइंड करने का। दूसरा तरीका ये है कि आप देखो यहाँ पे कि ये कंडक्टर को जब मूव करा रहे हो, सपोज एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, ये आपका पोजीशन है, लेंथ है कंडक्टर का l और ये आपका पोजीशन है a और b। अब मैं मूव करा रहा हूँ कांस्टेंट स्पीड के साथ, सपोज ये आपका न्यू पोजीशन आ गया कंडक्टर का। अब यहाँ पे देखो, दिस इज द न्यू पोजीशन ऑफ द कंडक्टर, यहाँ पे देख लो, ये कंडक्टर का न्यू पोजीशन आ गया मेरे पास। इस पोजीशन को मैं मान लेता हूँ a डैश और इसको मैं मान लेता हूँ b डैश। यहाँ पे जब आपने स्टार्ट किया था जब कंडक्टर को, तो आप सपोज t इज इक्वल टू 0 पे स्टार्ट किया था, और यहाँ पे जब कंडक्टर आया तो टाइम आपका हो गया t, और ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है a से a डैश, वो मैं मान लेता हूँ x। कितना स्पीड से दे रहे थे, स्पीड था v। क्लियर, तो आप देखो ये जो आपका कंडक्टर है कुछ एरिया को स्वीप कर रहा है, जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा ये कुछ एरिया को स्वीप कर रहा है, ये वाला एरिया देखो, ये क्लियर है ना, ये वाला पार्ट देखो, सब लोग ये पार्ट को देखो, ये पार्ट को देखो, ये पार्ट देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि टाइम के साथ ये एरिया जो स्वीप कर रहा है कंडक्टर, जो लूप बन रहा है यहाँ पे देखो, ये जो एरिया स्वीप हो रहा है वो टाइम के साथ क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, यानी यहाँ पे एरिया आप चेंज कर रहे हो। तो इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं, यहाँ पे सिंगल टर्न के लिए अगर मैं अप्लाई करूं तो होगा माइनस डी फाई बाई डी टी, मैग्नेटिक फील्ड बी कांस्टेंट रखे हैं तो E इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी अपॉन डी टी बी डॉट ए, बी ए कॉस थीटा। एरिया कितना होगा, रेक्टेंगुलर लूप है, लेंथ है l और अभी x है टाइम t, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी अपॉन डी टी, मैग्नेटिक फील्ड B, एरिया हो जाएगा l इंटू एक्स और कॉस ऑफ थीटा। यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है, क्रॉस, एरिया वेक्टर क्या होगा, ये सरफेस देखो इसके परपेंडिकुलर, और एरिया वेक्टर किधर आता है, आउटवर्ड। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, नॉर्मल टू द सरफेस एंड कमिंग आउटवर्ड। तो एरिया बाहर की तरफ आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, एंगल कितना है 180 डिग्री, तो यहाँ पे थीटा होगा 180 डिग्री, कॉस ऑफ 180, कॉस 180 होता है -1, माइनस बार आएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा d अपॉन डी टी बी इंटू एल इंटू एक्स। अब देखो B और लेंथ, मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में मूव करा रहा हूं, कंडक्टर का लेंथ तो चेंज करेगा नहीं, तो B और L को बाहर कर देते हैं, सिर्फ ये क्या करेगा, लीनियर डिस्टेंस चेंज करेगा dx बाई dt। जैसे जैसे आगे बढ़ाओगे x बढ़ेगा, इसको अगर पीछे लाओगे तो x घटेगा, तो dx बाई dt क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ E इज इक्वल टू हो जाएगा B इंटू एल इंटू डी। ये आपका हो गया मोशनल ईएमएफ, लीनियर मोशन के कारण। क्लियर है, ट्रांसलेशनल मोशन के कारण। अगर हम लोग रोटेशनल मोशन देखें तो क्या होगा इंड्यूस ईएमएफ का, तो B है कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, L है आपका लेंथ ऑफ कंडक्टर, और V क्या है, V है यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। तो ये आपका आ गया मोशनल ईएमएफ ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन। अगर रोटेशनल मोशन के कारण निकालें तो भी निकल जाएगा। क्लियर, जैसे ये तुम्हारा कंडक्टर है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे देख लें, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, और इस मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग क्या कर रहे हैं ना, ये कंडक्टर को रोटेट करा रहे हैं, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी दे रहे हैं। क्लियर है, ये आपका कंडक्टर है, मैं मान लेता हूँ ये है आपका इनिशियल पोजीशन कंडक्टर का, ये आपका कंडक्टर। एक एंड इसका सपोज मान लेते हैं यहाँ पे हिंज्ड है इसके प्लेन में, और दूसरा एंड को हम लोग क्या करा रहे हैं, रोटेट। तो ये आपका t इज इक्वल टू 0 पे पोजीशन है। कुछ देर के बाद मैं मान लेता हूँ ये कंडक्टर कुछ ऐसे आ गया, क्लियर, ये कंडक्टर कुछ इस तरह आ गया टाइम t पे। क्लियर है, हमने कांस्टेंट एंगुलर स्पीड देके इसको रोटेट करा है। सपोज ये ओमेगा स्पीड के साथ क्या कर रहा है, रोटेट। कितना एंगल कवर किया, एंगल कवर किया थीटा। ये किस में जाएगा, ये आपका जाएगा सर्कुलर पाथ में। ये देखो, ये आपका एक सर्कुलर पाथ में आएगा, ओके, ये सर्कुलर पाथ में रोटेट करेगा। देखो, ये आपका एक सर्कुलर पाथ में क्या करेगा, रोटेट करेगा।
ये 360 करेगा रोटेट। अब देखो ये कितना एंगल स्वीप किया। ये कंडक्टर जब रोटेट कर रहा है कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा के साथ, तो ये एरिया स्वीप कर रहा है, और ये एरिया क्या कर रहा है, इंक्रीज। ये वाला पार्ट देखो जो शेडेड रीजन है, ये वाला पार्ट, यही एरिया भी स्वीप हुआ टाइम टी में। ये वाला देखो, ये एरिया कितना स्वीप किया हम लोग निकाल सकते हैं। पहले सबसे पहले देखेंगे कि ये जो फ्लक्स लिंक हो रहा है वो कितना लिंक हुआ टाइम टी में। फ्लक्स कितना होगा, E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी रख सकते हैं। फ्लक्स निकाल लो। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा। मैग्नेटिक फील्ड बी तो आपने कांस्टेंट रखा है, तो हो जाएगा बी एरिया ए, ये जो आपका एरिया स्वीप हुआ है, इनटू कॉस ऑफ थीटा। अभी मैं बताया था मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है, और इस सरफेस का जो ये एरिया तुमको दिख रहा है सेक्टर का, उसका एरिया वेक्टर होगा परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस एंड आउटवर्ड। तो एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, एंगल होगा 180, मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, बाहर कर देते हैं। cos 180 डिग्री माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस b बाहर आ जाएगा, d अपॉन डी टी ऑफ एरिया, और एरिया ऑफ सेक्टर हम लोग जानते हैं थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो रेडियन में अगर रखें तो थीटा अपॉन 360 डिग्री, इसका मतलब 2 पाई मैं कर देता हूँ, इन 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, अगर लेंथ ऑफ कंडक्टर l है तो रेडियस इस सर्कल का होगा l, तो l स्क्वायर हो जाएगा। तो लेंथ तो कंडक्टर चेंज नहीं करेगा, पाई तो आपका कांस्टेंट है, पाई पाई कैंसिल, 2 बार आ जाएगा, तो ये हो जाएगा बी एल स्क्वायर बाय 2, और यहाँ पे आ जाएगा डी थीटा बाई डी टी। डी थीटा बाई डी टी जस्ट हमने बताया था एंगुलर स्पीड होता है, अगर डिफरेंशियल फॉर्म में रखोगे तो ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी। तो ये जो फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा बी एल स्क्वायर ओमेगा बाय 2। तो ये आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया रोटेशनल मोशन के केस में। अगर आपने कांस्टेंट ओमेगा यहाँ पे इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, तो ये आपका हो गया मोशनल ईएमएफ के बारे में। तो अभी इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा, इस वीडियो में हमने देखा मोशनल ईएमएफ का एक्सप्रेशन, ये होता है मोशनल ईएमएफ का एक्सप्रेशन, और हमने 2 डेरिवेशन किए, ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन के केस में किसी भी कंडक्टर में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। डायरेक्शन आप फाइंड कर सकते हो लेंजेस लॉ के अनुसार, या तो जनरेटर रूल जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, जहाँ पे थंब, सेंट्रल फिंगर और 4 फिंगर को हम लोग म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखते हैं। 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, सेंट्रल फिंगर इंड्यूस करंट बताएगा, और ये थंब बताएगा मोशन ऑफ कंडक्टर। तो आप करंट का डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हो किसी भी कंडक्टर में। तो ये रहा आज का वीडियो। थैंक यू एवरीवन।